देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि मोतीलाल ओसवाल ने एक नया डिफेंस फंड लॉन्च किया है। इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा इस फंड को लोग पसंद कर रहे हैं और एनएफओ के पीरियड में आपको ये जानकर ताज्जुब होगी कि 1676 करोड़ रुपये बटोरे हैं इस फंड ने एनएफओ के पीरियड में। मतलब ये पहला इंडेक्स फंड है जिसके अंदर निवेशक ने इतना ज़्यादा निवेश किया है। इतना इनफ्लो की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं आया है, इससे पहले आया है, लेकिन एक्टिव फंड के अंदर आया है, इंडेक्स फंड के अंदर नहीं आया था। तो वो रिकॉर्ड टूट गया एक तरह से। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, इस फंड को पसंद कर रहे हैं। अब एक फ़ंड पहले से भी है जो कि सेक्टरल एंड थेमेटिक फंड है, और वो है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एचडीएफसी डिफेंस फंड। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि किसका निवेशक आने वाला 5 साल 6 साल के बाद किसका निवेशक करोड़पति बन सकता है, किसका निवेशक बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। जो आज निवेश कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड में, इसका निवेशक, या फिर आज से 1 साल पहले जिन्होंने निवेश किया एचडीएफसी डिफेंस फंड में, उसका निवेशक। तो यही हम बात करने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे रीजंस मैं आपको देने वाला हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, किसका निवेशक बेनिफिशियल रह सकता है आने वाले नेक्स्ट 4 5 6 सालों के अंदर। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो इसको देखने के लिए हम डिफेंस सेक्टर की जो मेनली 2-3 कंपनी है ना, उसके डिटेल्स को देखते हैं। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पिछले 1 साल में उन कंपनीज़ ने किस तरीके से उसके ग्राफ ऊपर की तरफ गए हैं, किस तरीके से उसका चार्ट ऊपर की तरफ गया है, कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है, किस हिसाब किताब का उसका परफॉर्म रहा है। समझ रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे एचएएल, दूसरे नंबर पे वेल, समझ रहे, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और तीसरे नंबर पे बीडीएल। तो बीडीएल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा मेरे लिए 2 इंपॉर्टेंट रहेगा, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और दूसरा है बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। हम इसके डिटेल्स को देखेंगे कि ये पिछले 1 साल में किस तरह से इसका परफॉर्म रहा है, और आज की डेट में जो इसके पी रेशियो है, पीवी रेशियो वगैरह है, वो किस प्रकार के हैं। हम इसको इसलिए देखेंगे। देखिए, आप कहेंगे कि भाई इसको देखने से क्या फ़ायदा है हमको। तो देखिए, अगर आप मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड के अंदर निवेश कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपके ज़्यादातर पैसे जो है ना, इन्हीं 2 कंपनियों में लगने वाले हैं। क्यों लगने वाले हैं पता है आपको? निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स टीआरआई जो कि एक इंडेक्स है ना, उस इंडेक्स के अंदर इन 2 कंपनियों का वेटेज बहुत ज़्यादा है। एचएएल की अगर मैं बात करूं तो 21.9% है, समझ रहे हैं ना, 21.9%। और बीईएल की अगर मैं बात करूं, बेल की बात करूं तो 20.5%। मतलब मैं यहाँ पर यह कहना चाह रहा हूं कि अगर आप 1 लाख रुपये निवेश कर रहे हैं तो टोटल 21.9% और 20.5%, ये जोड़ लीजिए कितना हो जाता है। मतलब आप ये समझ लीजिए 42,400 रुपये तक। अगर आप 1 लाख रुपये का निवेश करते हैं मोतीलाल ओसवाल के अंदर तो 42,400 रुपये सिर्फ आपके इन दोनों कंपनियों में चले जाएंगे। इन दोनों कंपनियों में सिर्फ 42,400 रुपये चले जाएंगे। लगभग 50% पैसे आपके 2 ही कंपनियों में निवेश हो जाएंगे, जो कि एक बहुत रिस्क भरी बात है। तो इन दोनों कंपनियों को हमें देखना पड़ेगा कि भाई इसका परफॉर्म पास्ट में कैसा रहा है, फ्यूचर में इसका परफॉर्म अगर ख़राब होता है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ सकता है, हमारे निवेश के ऊपर पड़ सकता है। इसीलिए हम इन 2-3 कंपनियों के डिटेल्स आपको दिखलाना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। देखिए, यहाँ पर मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का सारा डेटा वगैरह ओपन करके रख चुका है। यहाँ पर आपको स्टॉक्स प्राइस दिख जाता है, और पिछले 1 दिन में देखें तो यहाँ पर 1.05% की गिरावट भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर टाइम फ्रेम दिया गया है, तो मैं इसको 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर सेट करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली ये पता चल सके कि भाई पिछले 1 ईयर में मार्केट कहाँ से शुरुआत किया था। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर इसका चार्ट पैटर्न खुल चुका है, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 1 ईयर से यहाँ से आप देखिए लगातार यहाँ के बाद से बिल्कुल रैली स्टार्ट हो गई यहाँ पर से, समझ रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल मतलब ऊपर की तरफ ही मार्केट जा रही है लगातार, समझ रहे हैं। एक चीज़ ये यहाँ पर आप देख लीजिए कि पिछले 1 ईयर में लगातार मार्केट ऊपर की तरफ ही गई है। मैं यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर फंडामेंटल्स में आएंगे तो आप देखेंगे कि पीई रेशियो आज की डेट में 48.6, उसके बाद पीवी रेशियो की बात करें तो 12.73 है। उसके बाद इंडस्ट्री रेशियो यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि 61.79 है। उसके बाद एक चीज़ और भी है, बुक वैल्यू, समझ रहे हैं, 435.69 है। तो देख सकते हैं काफ़ी हाई है। मतलब यहाँ पर अगर पी रेशियो, पीवी रेशियो, इंडस्ट्री रेशियो, इन सारी रेशियोज़ के बेस पर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू, और मार्केट का चार्ट पैटर्न भी आपने देख लिया जिससे ये पता चलता है कि भाई मार्केट में वैल्यूएशन है।
तो यहाँ तक जो ये सारा डिटेल्स था वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का डिटेल्स था। अब ज़रा हम बैक करते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक का देखते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ पर सारा डिटेल्स वगैरह आ चुका है। ज़रा अब इसका चार्ट पैटर्न मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप इसके स्टॉक्स प्राइस वगैरह देख सकते हैं, सारा डिटेल्स है। उसके बाद इसके टाइम फ्रेम की बात करूँ तो 1 ईयर पर इसको सेट करेंगे तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। देख लीजिए पिछले 1 ईयर में किस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। उसके बाद यहाँ पर भी अगर हम फंडामेंटल में आ जाए और पी रेशियो देखें तो 61.57 है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीवी रेशियो की अगर बात की जाए तो 15.0, तो यहाँ पर भी आपको वैल्यूएशन देखने को मिल जाता है। उसके बाद बीडीएल की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ बीडीएल, समझ रहे हो। उसके बाद मैं आपको दिखलाता हूँ फिर इसके भी डिटेल्स क्या क्या है। यहाँ पर आपको बीडीएल का पूरा डिटेल्स वगैरह आ जाता है। तो आप यहाँ पर स्टॉक्स प्राइस वगैरह देख सकते हैं, जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर, समझ रहे हैं। पिछले एक दिन में यहाँ पर भी कुछ परसेंट की यहाँ पर बहुत थोड़ी सी गिरावट हुई है। तो चलिए ये हमारा मुद्दा नहीं है, इसको हम 1 साल के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर सेट कर। तो यहाँ पर भी आप देखें तो लगभग सेम कंडीशन देखने को मिल रहा है, मतलब उतार चढ़ाव कुछ अलग तरीके से हो रखे हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो पिछले 1 ईयर में आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ ही गई है, यहाँ से बिल्कुल ऊपर की तरफ ही मार्केट गई हुई है। यहाँ पर भी अगर हम आ जाए फंडामेंटल्स में तो यहाँ पर भी अगर पी रेशियो देखें तो 99.64 है। पीबी की अगर बात की जाए तो 16.79 है, मतलब और भी दूसरी कंपनियों से भी ज़्यादा। अगर पास्ट 1 ईयर के कंपैरिजन में फ़िलहाल की मार्केट को देखें तो पता लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर चार्ट पैटर्न, इन सारी चीज़ों को आपने देखा है, जिससे ये पता चलता है कि आज के डेट में डिफेंस के सेक्टर में वैल्यूएशन है, समझ रहे हैं। यानी अब फाइनली अगर मैं कहूँ तो ये कहना चाहता हूँ मैं कि भाई आज की डेट में अगर मोतीलाल ओसवाल में आप निवेश कर रहे हैं तो काफ़ी वैल्यूएशन के टाइम पर निवेश कर रहे हैं, मतलब आप ऐसे टाइम में निवेश कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड के अंदर, जबकि मार्केट के अंदर ख़ासतौर से उस इंडेक्स के अंदर और उस इंडेक्स से रिलेटेड, उस थीम के से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन है, उनके स्टॉक्स काफ़ी महंगे हैं। ऐसे टाइम में आप निवेश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आज से 1 साल पहले निवेश करें तो उनके टाइम में भी वैल्यूएशन था, ऐसा नहीं है कि आज से 1 साल पहले वैल्यूएशन नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। तो मतलब ये है कि पिछले 1 साल के कंपैरिजन में आज की डेट में अगर बात की जाए तो आज की डेट में ज़्यादा वैल्यूएशन है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर HDFC डिफेंस फंड के लिए एक पॉइंट की बात ये हो जाती है कि भाई जिन्होंने 1 साल पहले उसमें निवेश किया वो आज अच्छे खासे पैसे बना चुके हैं, मतलब उनके पैसे डबल से भी कुछ ज़्यादा हो चुके हैं, समझ रहे कि नहीं। और आज जिन्होंने निवेश किया है, अब मार्केट यहाँ से अच्छी रही तो ऑफ कोर्स पैसे मोतीलाल ओसवाल में भी बनने वाले हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी फंड जो लॉन्च हुआ उसके बाद काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते रहे, ऐप में शो नहीं हो रहे थे, रिटर्न्स नहीं देख रहे थे, लॉस एंड प्रॉफिट नहीं दिख रहे थे, इसके अलावा और क्या क्या कहानी हुई थी, जो सारी कहानी आपको पता ही है। बहुत सारे लोग ये भी टेंशन में थे कि भाई ऐसा ना हो कि पैसे बुर जाएंगे, जबकि मैंने बराबर इन्वेस्टर्स को यही कह रहा था कि भाई पैसे तो नहीं बुरने वाले हैं, क्योंकि इतनी आसान बात भी नहीं है पैसे बुरा लेना कंपनी के लिए, वो भी म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए। तो मैं तो ये बराबर कह रहा था। अब बात आती है कि अगर मार्केट यहाँ से अच्छी रही तो बहुत अच्छे रहेंगे मोतीलाल ओसवाल के भी रिटर्न्स। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, रीज़न ये है कि अभी अलॉटमेंट के बाद जब से लॉस एंड प्रॉफिट दिखना शो हुए हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको 7%, 8%, 9%, 10% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। और दूसरी बात, HDFC थीमेटिक फंड है, यानी इंडेक्स के अंदर जो 15 कंपनीज़ है उन कंपनीज़ के बाहर भी वो निवेश करेगा। थीम सिर्फ डिफेंस होना चाहिए, लेकिन मोतीलाल ओसवाल थीमेटिक नहीं है, ये एक इंडेक्स फंड है, यानी इंडेक्स के अंदर जो कंपनीज़ है उन्हीं में निवेश करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर इंडेक्स का परफॉर्म बहुत अच्छा रहा तो आने वाला वक्त में मोतीलाल ओसवाल का रिटर्न्स HDFC से अच्छा होने वाला है। मैं ये आपको बता रहा हूँ, आज ही आपको बता रहा हूँ, इस बात को आप याद रखिएगा। लेकिन अगर किसी भी रीज़न से अगर इंडेक्स का परफॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा तो फिर इसका परफॉर्म उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें कि आने वाला 4 से 5 सालों के अंदर कौन सा फंड ज़्यादा बेहतर हो सकता है, किसका रिटर्न्स आने वाला टाइम में ज़्यादा बेहतर हो सकता है, तो यहाँ पर इसी पॉइंट को आपको याद रखना है कि भाई अब पीछे जो हो चुका वो हो चुका, उन बातों को ख़त्म कर दीजिए। अब यहाँ से चाहे आप HDFC में निवेश करें या फिर मोतीलाल ओसवाल में निवेश करें, आने वाले 5 सालों के बाद अगर इंडेक्स का हाल अच्छा रहता है तो मोतीलाल ओसवाल रिटर्न्स के मामले में ज़्यादा आगे निकलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर इंडेक्स का हाल अच्छा नहीं रहता है तो HDFC ज़्यादा आगे निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इंडेक्स के बाहर भी
भी वो निवेश कर रहा है तो उसको वेल डाइवर्सिफिकेशन, और दूसरी बात है कि बाहर की कंपनी से उसको हेल्प मिलेगा रिटर्न्स गेन करने में। लेकिन भाई मोतीलाल ओसवाल की तो मजबूरी होगी कि इसको इंडेक्स के अंदर वाली कंपनी में ही निवेश करनी है, और उसका अगर हाल ख़राब होगा तो ऑफकोर्स मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड का हाल ख़राब होगा। तो फाइनली ये सारी बातें मैंने आपको अपनी थिंकिंग के हिसाब से बताई है, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से बताई है। बट आप इन चीज़ों के बारे में कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सर, क्योंकि जब आपका वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में आता है ना, तो उसको पढ़ने के बाद काफ़ी चीज़ें मुझे भी सोचने का मौका मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। कुछ भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में या नहीं तो इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।